दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों वैसे तो शादियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन अपन को अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। आज अपना जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसकी जो छठी क्लास होने जा रही है। छठी क्लास में, पाँचवीं क्लास में अपन ने कुछ बातें कि जैसे आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन, पृष्ठीय आवर्धन, ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। फिर प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, प्रतिबिंबों के निर्माण के लिए जो नियम थे उनको अप्लाई करके अपन ने प्रतिबिंब बनाए थे। एक टेबल भी अपन ने बनाई थी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, अवतल दर्पण से भी डायग्राम बनाए थे। तो वो सारे कंप्लीट होने के बाद में एक नोट कि भाई प्रतिबिंब का आकार वास्तविक और सीधा बने, तो अपन ने ये पढ़ा था कि भाई अवतल दर्पण से अपन दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, वास्तविक भी बना सकते हैं और दोस्तों आभासी भी बना सकते हैं। अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनने का केवल एक ही अपने पास में पोजीशन थी कि जब वस्तु को अपन पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो हमेशा आभासी बनेंगे और सीधे ही बनेंगे। एक समतल दर्पण है, उससे भी प्रतिबिंब अपन ने पढ़ा है कि आभासी बनेगा और सीधा ही बनेगा। और दूसरी बात है कि इनके उपयोग कहाँ होते हैं। इन दर्पणों के जो उपयोग अपन कहें, परीक्षा में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के जो पीछे की साइड देखने के लिए अपन साइड में जो साइड मिरर का यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है। तो इन सारी बातों की अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक ध्यान से, वास्तविक बड़ी वस्तु के लिए कि अपन को वस्तु बनानी है, वास्तविक बनानी है और बड़ी बनानी है। वास्तविक बड़ी वस्तु के लिए एक दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा, बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब अपन को बनाना है, तो एक दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बने तो m का मान धनात्मक होगा। यानी m जो अपना आवर्धन है उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो m का मान धनात्मक है तो दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं कि m का मान यदि पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और m का मान नेगेटिव है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवं इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है तो दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। यदि जो अपनी वस्तु जिसका प्रतिबिंब अपन बना रहे हैं उससे छोटा यदि प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से छोटा, तो दर्पण क्या होगा भाई, उत्तल होगा। और इसका डायग्राम अपन बनाना चाहे तो देखो, ये उत्तल दर्पण, पोजीशन इसकी, और ये इसका पोल हो गया। यदि यहां अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, अपन ने क्या रख दिया, कोई वस्तु रख दी ओ, तो यहां से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, इससे छोटा बनेगा। इसको अपन बोलते हैं आई, ये दर्पण हो गया एम, एम डैश। तो यदि अपन वास्तविक बड़ी वस्तु के लिए एक दर्पण यूज में ले रहे हैं और उसका प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है और m का मान यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, परीक्षा में पूछता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा, तो दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। दूसरी पोजीशन क्या है भाई, वस्तु के समान, वस्तु के समान होता क्या होगा, वस्तु के समान आकार का। दोस्तों बहुत ध्यान से, वस्तु के समान आकार का, कि जितनी बड़ी वस्तु है समान आकार का अपन को प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो अपन दर्पण यूज करेंगे बेटा समतल। कौन सा दर्पण यूज कर लेंगे, समतल। की वस्तु जितनी बड़ी है उतनी अपन को क्या बनानी है, इमेज बनानी है। तो ये ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज बन गई वो भी इतनी बड़ी बन गई। ये m और m डैश, और दर्पण कौन सा है, ये है उत्तल, ये उत्तल दर्पण है, और ये क्या है भाई, समतल। ठीक है। तीसरी पोजीशन, इन दोनों के द्वारा, इसके द्वारा तो हमेशा ही कौन सा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसके द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। सीधा बनाना अपन को प्रतिबिंब, अपन मान के चल रहे हैं सीधा तथा आभासी, और वस्तु के आकार से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा। वस्तु के आकार से क्या बनेगा,
बड़ा बनेगा तो m का मान धनात्मक तो है ही उसके लिए, और ग्रेटर देन फ्रॉम क्या है, +1 होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को अपन कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल। कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। इसका चित्र क्या हो सकता है, अपन को ये पता है, ये इसकी पोल हो गया, ये इसका फोकस है। अब अपन को ये भी पता है कि भाई बड़ा कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ पड़ी हो, पोल और फोकस के बीच में पड़ी हो। यदि ये वस्तु है तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, हाइट में जस्ट डबल भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा है। तो ये बात अपन को क्लियर होगी। एबेसद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपने एग्जाम में आ सकता है, ये 12वीं क्लास में भी आ सकता है, 10वीं क्लास में पूछ सकते हैं, और अपनी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और m का मान क्या है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब का आकार यदि वस्तु से छोटा है तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल। ठीक है, वस्तु के समान आकार का है तो दर्पण कैसा होगा, समतल। और वस्तु के आकार से बड़ा है, वस्तु के आकार से क्या है, बड़ा है, तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है भाई, अवतल दर्पण होगा। और ये अवतल दर्पण की पोजीशन कौन सी है, ये 6ठी पोजीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब वस्तु कहाँ पड़ी हो, पोल और फोकस के बीच में पड़ी हो, तो दोस्तों ये अपना क्या होगा, वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब अपने पास में बन जाएगा। अब अपन को ये पढ़ना है कि ये जो अपना दर्पण है, उत्तल दर्पण अपन क्या काम में ले सकते हैं, अवतल दर्पण अपन क्या काम में ले सकते हैं, और समतल दर्पण अपन क्या काम में ले सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ले ले, मैं मिटा रहा हूं इसको। उत्तल दर्पण से जो अपना प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा, आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो नोट में पॉइंट है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी भी बनता है, छोटा भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल दर्पण से वस्तुओं को देखने का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। यहां से अपन क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अपन ये निकालेंगे उत्तल दर्पण में दृश्य क्षेत्र यानी देखने का क्षेत्र है। अब देखो 2 बातें होगी, समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा। अब एक में तो जितनी वस्तु बड़ी है उतना ही प्रतिबिंब बन रहा है, और एक में वस्तु से छोटा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण का छोटी, जैसे मान लो जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ी अपन चला रहे हैं और पीछे की तरफ कोई गाड़ी आ रही है, अपन उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे कि वो गाड़ी अपनी साइज से अपन को छोटी दिखाई देगी। ठीक है ना, क्योंकि अब मान लो दर्पण तो छोटा सा लगा हुआ है, ट्रक बहुत बड़ा हो गया तो वो उस दर्पण में आएगा ही नहीं। लेकिन वस्तु कैसे होंगी, अपनी वास्तविक आकार से छोटी अपन को दिखाई देंगी, तो साइड ग्लास में वो वस्तु आराम से अपन को दिखाई दे जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं उत्तल दर्पण में दृश्य क्षेत्र समतल दर्पण की तुलना में दृश्य क्षेत्र है समतल दर्पण की तुलना में अधिक होता है। अधिक चीजें अपन देख सकते हैं, अधिक होता है। इस कारण इसका उपयोग, किसका, उत्तल दर्पण का, इसका उपयोग वाहनों में पार्श्व दृष्टि के लिए किया जाता है। पार्श्व दृष्टि के लिए किया जाता है। पार्श्व दृष्टि या साइड मिरर, पीछे की दृष्टि, यानी पीछे आने वाले वाहनों में को अपन आराम से इस दर्पण में देख सकते हैं। इसलिए अपन वाहनों के जो साइड ग्लास हैं वहां उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, समतल दर्पण का यूज नहीं करते हैं। ये
12वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि उत्तल दर्पण का साइड ग्लास में ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो छोटा सा इसका आंसर है कि भाई उत्तल दर्पण का जो देखने का क्षेत्र है दोस्तों, वह समतल दर्पण की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए गाड़ियों के, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे अपनी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, गाड़ियां हो, ट्रक हो, साइड मिरर में अपन कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का यूज हो गया। अब अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण में आभासी सीधे बड़े प्रतिबिंब, लास्ट की छठी पोजीशन है आभासी सीधे बड़े प्रतिबिंब। अब आभासी और सीधे तो इसमें ही बनते हैं, लेकिन इसमें क्या बनते हैं, छोटे बनते हैं उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में आभासी सीधे बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। कौन सी पोजीशन है, छठी पोजीशन है। जब वस्तु को अपन कहाँ रखें, एफ व पी के बीच में रखें, बहुत ध्यान से देखनी है। वैसे तो अवतल दर्पण से सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे, लेकिन एक ही पोजीशन है, वो छठी पोजीशन है कि जब वस्तु को अपन कहाँ रखें, एफ व पी के मध्य रखें, तो उसके कारण से अवतल दर्पण में आभासी सीधे व बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। इसी के कारण इसको कहाँ कहाँ अपन यूज में लेते हैं, अवतल दर्पण को चिकित्सक दांतों को देखने में, चिकित्सक दांतों का जो इलाज है उनको करने में, मुंह के अंदर की जो पूरी इमेज है वो इसी दर्पण के द्वारा देखी जाती है। चिकित्सक दांतों का इलाज करने में, या डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं करने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है भाई, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरी, वाहनों की जो हेडलाइट है, वाहनों की हेडलाइट। अब देखो साइड लाइट के रूप में तो किसका यूज करते हैं अपन, उत्तल दर्पण का। साइड ग्लास में तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। पार्श्व दृष्टि यानी साइड में पीछे के वाहनों को देखने के लिए तो अपन कौन से दर्पण का यूज कर रहे हैं, उत्तल दर्पण का यूज कर रहे हैं। और वाहनों की जो हेडलाइट है, वहां भाई अवतल जो दर्पण है उसमें कैसा गुण होता है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब है एक जगह इकट्ठे करने का गुण होता है, ठीक है ना। तो अभिसारी इस गुण के कारण, लाइट को एक जगह सीधा बीम के रूप में ले जाने के लिए, तो अभिसारी इस गुण के कारण वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कौन से गुण के कारण, मैंने अभी लिखा है अभिसारी। कौन से गुण के कारण, अभिसारी, यानी कन्वर्जिंग कि मतलब आने वाली इधर उधर की जो लाइट है उसको सीधा का सीधा बीम के रूप में अपन आगे की तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। दंत चिकित्सक हो गया, वाहन हो गया। और तीसरा नंबर है अपनी जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में भी परावर्तक के रूप में इसका, स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में तो ये कई बार ये क्वेश्चन 10वीं क्लास में भी आ सकता है, 12वीं क्लास में भी आ सकता है। ये अपन को इंपॉर्टेंट बात है कि भाई दर्पणों के यूज कहाँ किए जाते हैं। समतल दर्पण का यूज आपको पता ही है, सुबह सुबह अपन यूज करते हैं अपना पूरा फेस वेस देखने के लिए, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मान लो आपको कोई कह दे कि हेयर ड्रेसर की दुकान में क्षेत्र बड़ा देखने के लिए अपन कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, हेयर ड्रेसर। तो सीधा अपन को देखना अपने आप को, और लगभग वैसा ही देखना है, बड़ा देखना है, तो वहां तो या तो समतल दर्पण, और अपन पीछे बैठे हैं फिर अपन को बड़ा दिखाई दे रहा है, तो अपन को कौन सा दिखाई देगा भाई, अवतल दर्पण अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो अपन गोलीय दर्पणों के लिए निकाल रहे हैं, ये क्या, F = R/2 फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकाल रहे हैं। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, किस पर, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चाहे अपन दर्पण को निर्वात में यूज करें, चाहे अपन कहीं भी यूज करें, ये केवल और केवल जिस गोले से दर्पण बना है उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, ना ये रंग पर, लाइन माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और इसका मान लाल, पीले, हरे प्रकाश के लिए, लाल व पीले प्रकाश के लिए इसका मान क्या रहता है, प्रकाश के लिए इसका मान समान रहता है। मान लो परीक्षा में अगला अपन को कंफ्यूज कर दें कि भाई इसका मान बदल जाएगा, था नहीं बदलेगा, इसका मान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। F फोकस जो दूरी है वह
केवल और केवल किस पर निर्भर कर रही है, त्रिज्या पर निर्भर करती है। जिस गोले से अपन बना रहे हैं दर्पण को, उस गोले की त्रिज्या पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है भाई, त्रिज्या पर, त्रिज्या पर निर्भर। अब त्रिज्या भी किसकी त्रिज्या पर, जिस गोले से अपन ने दर्पण को बनाया है उस गोले की त्रिज्या पर ये क्या करती है, निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर, माध्यम पर निर्भर नहीं करती, चाहे अपन पानी में ले जाएं चाहे कहीं भी ले जाएं। और जो तरंग दैर्घ्य लाल पीले हरे प्रकाश के प्रकाश पर ये निर्भर, तरंग दैर्घ्य पर लैम्बडा पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या हो गए, अपने दर्पण के उपयोग हो गए, इनको भी अपन को ध्यान में रखना है। सारे बच्चे ध्यान से नोट कर लें, समझ में आ रहा होगा ऐसी मेरी आशा है। मिटा दूं। अब अपन को क्या देखना है दोस्तों कि भाई अपने पास में कि कोई प्रतिबिंब या बिंब भाग रहा है किसी दर्पण के सामने, तो उसका वेग अपने लिए क्या होगा। समतल दर्पण के लिए अपन ने कैलकुलेट किया था कि कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी समतल दर्पण की तरफ v वेग से भाग रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट के कारण उसकी इमेज है वो 2v वेलोसिटी से भाग रही है। अब जैसे गोलीय दर्पण की अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या आता है, किसी गतिशील बिंब के लिए, किसी गतिशील बिंब के लिए, किसी गतिशील बिंब के लिए प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग। बहुत आसान है, बस अपन को ऐसा, तो अपन को ऐसा नहीं कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो अपने फर्स्ट ग्रेड में तो है ही, पीएमटी में भी है ही, नीट में भी है ही, 12वीं क्लास में बहुत सिंपल सा है। देखो कैसे, अपन दर्पण सूत्र से अपन जानते हैं, दर्पण का जो सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, ये अपन जानते हैं कि ये होता है। इसको यदि v के रूप में निकालना चाहें तो v बराबर दोस्तों, v बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे uf बटे u - f, ये अपन ने निकाला हुआ है इसका रूप। अपन को पता है v क्या है, p से प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो दर्पण है उसके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है, p से बिंब की दूरी, ठीक है। और f क्या है, दिए हुए दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। बात अपन किसकी कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन को ये दूरी है और अपन को ये पता है कि भाई दूरी में यदि अपन समय के सापेक्ष यदि परिवर्तन कर दें तो वो क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। और यदि ये तो सीधी डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, और सीधी दूरी को अपन क्या बोलते हैं भाई, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन में यदि समय के सापेक्ष यदि अपन परिवर्तन कर दें तो वो क्या निकल के आता है, वेग निकल के आता है। तो ये समीकरण नंबर अपन क्या कर दें, 1, और क्या कर दें, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का क्या कर दें दोस्तों, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv/dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं dv/dt, और dv/dt का मतलब क्या हो गया ये भाई v, और किसका, प्रतिबिंब का वेग हो गया। इस v में और इस v में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। छोटा v जो मैं आंटी लगा के बना रहा हूं ये तो कौन सा v है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है पोल से, और ये जो v मैंने खड़ा बनाया है, सीधा बनाया एकदम बड़ा v, ये प्रतिबिंब का वेग हो गया। क्योंकि दूरी विस्थापन है, ये विस्थापन में परिवर्तन की दूरी, कौन से विस्थापन में, प्रतिबिंब की जो दूरी है पोल से उसमें परिवर्तन की दर है, वो क्या है, v प्रतिबिंब वेग कहलाएगा। अब अपन को ये अवकलन का सूत्र पता है, क्या है कि बटे में यदि हो तो नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है भाई। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो दर्पण अपन यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी तो क्या है भाई, नियत है। तो नीचे वाले का अपन ने स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला सेम टू सेम u - f, और ऊपर वाला जो फलन है उसका अवकलन d/dt और u × f, ठीक है। माइनस का निशान सूत्र होता है, ऊपर वाला सेम टू सेम uf और नीचे वाले का अवकलन d/dt, और ये क्या हो गया भाई, u - f। ये अपन ने सूत्र लगा दिया, ये अवकलन करने का भाग का सूत्र है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो डायरेक्ट याद रख लेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और मैथ्स वाले हैं उनको ये आना ही चाहिए। तो यहां से देखो f तो क्या है, नियत है, क्योंकि दर्पण दिया हुआ है, f बराबर f का मान क्या होगा, नियत।
तो यहां से देखो u माइनस एफ, ऐसा कैसा आ गया, f नहीं था तो f तो आ गया बाहर, और ये क्या हो गया du अपॉन dt। ठीक है भाई, माइनस uf और du अपॉन dt, और f का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, f का तो 0 हो गया, और नीचे बटे में क्या आ गया भाई u माइनस एफ का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व कर रहे हैं। ये किसके बराबर चल रहा है, v प्रतिबिंब, किसके बराबर चल रहा है भाई, v प्रतिबिंब के बराबर चल रहा है, यानी dv अपॉन dt के बराबर ये चल रहा है। तो यहां से uf गुणा कर रहा हूं du अपॉन dt माइनस एफ स्क्वायर du अपॉन dt और माइनस uf ये वाली टर्म du अपॉन dt, और बटे क्या हो गया भाई u माइनस एफ का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से अपन देखें कि भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो u से f du अपॉन dt, uf du अपॉन dt, और इसको बराबर ये हो गया dv अपॉन dt, और ये क्या है v प्रतिबिंब। क्या है भाई v प्रतिबिंब है, dv अपॉन dt हो गया, और ये क्या हो गया v प्रतिबिंब हो गया, uf du अपॉन dt। अब देखो यहां से ये कट गया, ये टर्म कट जाएगी, तो इंप्लाइज दैट ये क्या आ गया भाई माइनस एफ स्क्वायर बटे, ठीक है, u माइनस एफ का होल स्क्वायर, और ये क्या बच गया du अपॉन dt। क्या बच गया du अपॉन dt बच गया आगे, और यहां से क्या आ गया इंप्लाइज दैट v प्रतिबिंब, क्या आ गया v प्रतिबिंब बराबर, इसको यदि आप ध्यान से देखो तो अपन ने जो आवर्धन पढ़ा है f अपॉन u माइनस एफ, क्या है m है, f अपॉन u माइनस एफ, तो माइनस का निशान और m स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ जाएगा भाई du अपॉन dt, और अपन लिख सकते हैं जहां m बराबर क्या आ गया भाई f अपॉन u माइनस एफ, क्या आ गया f अपॉन u माइनस एफ, मान लिया अपन ने मैग्निफिकेशन, और यहां से du अपॉन dt यानी v प्रतिबिंब, यानी जो अपनी वस्तु बन रही है प्रतिबिंब बन रहा है उसका v प्रतिबिंब क्या आ गया माइनस एम स्क्वायर, और du अपॉन dt माइनस क्या हो गया माइनस एम स्क्वायर, और du अपॉन dt को अपन क्या बोल सकते हैं v बिम, क्या बोल सकते हैं v बिम। तो इंप्लाइज दैट v प्रतिबिंब बटे v बिम बराबर क्या हो गया भाई माइनस एम स्क्वायर, ये अपन को याद रखना है। v प्रतिबिंब यानी जो प्रतिबिंब का वेग है वो क्या आ गया बिंब के वेग के बराबर आ गया किसके बराबर आ गया बिंब के वेग के बराबर आ गया दोस्तों। तो इस हिसाब से आप इसको समझ रहे होंगे कि भाई ये कैसे प्रतिबिंब का वेग आ गया अपने पास में। कि v प्रतिबिंब dv अपॉन dt हो गया, और uf du अपॉन dt माइनस एफ स्क्वायर du अपॉन dt हो गया, और v प्रतिबिंब बराबर माइनस एम स्क्वायर du अपॉन dt हो गया, v प्रतिबिंब बराबर माइनस एम स्क्वायर v बिंब हो गया। तो v प्रतिबिंब बटे v बिंब बराबर क्या हो गया माइनस एम स्क्वायर हो गया है। तो ये मान लो परीक्षा में अपन को ये भी पूछ ले कि जो वस्तु का वेग और वस्तु की जो इमेज बनी है उसके वेग का अनुपात भी अपन को पूछ ले तो अपन ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकली यदि कोई क्वेश्चन आए तो उसको अपन इससे अपन करके वैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने लायक बात है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। एक होता है न्यूटन का सूत्र, उतार लिया होगा सब लोगों ने। हाँ तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक न्यूटन का सूत्र है जिसको अपन देख रहे हैं, सीधा है x1 x2 अपन को दे रखी होंगी दूरियां, और जो दूरियां अपन कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से जो दूरियां मेजर कर रहे हैं उनको अपन को करनी है फोकस से मेजर करनी है। और वहां से एक न्यूटन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सूत्र निकाला था जिसको अपन क्या कहते हैं भाई न्यूटन का सूत्र कहते हैं।
क्या निकाला सूत्र, ध्यान से देखो। नेक्स्ट जो अपना नोट का पॉइंट है वो ये है कि भाई ये अपने पास में कोई दर्पण है और ये इस दर्पण की पोल है, ठीक है, इस दर्पण का पोल हो गया और ये इसका दर्पण का फोकस हो गया और ये यहाँ से अपन क्या करते हैं भाई, कोई वस्तु O है और ये कोई वस्तु अपने पास में क्या है I है, ठीक है। ये M है, ये M डैश है। अपन को पता है सबको कि भाई यहाँ से जो ये वाली जो दूरी है उसको अपन क्या कहते हैं, V कहते हैं, वस्तु की दूरी है दर्पण के ध्रुव से, और O की जो दूरी है उसको अपन क्या कहते हैं, U कहते हैं, सबको पता है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन को फोकस से दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है कि वस्तु की जो फोकस से दूरी है वो तो क्या दे रखी है x1, और वस्तु की जो इमेज की जो वस्तु से दूरी दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई x2, और यहां से पोल से ये वाली जो दूरी दे रखी है वो फोकस दूरी है f, ये अपने पास में है। तो अब यदि अपन u लिखना चाहें तो ध्यान से u बराबर क्या है भाई, u बराबर क्या है -f। अपन मानते हैं कि प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही है, होती है। अपन ने यह भी पढ़ा था कि अपनी सुविधा के लिए जो प्रकाश किरणें हमेशा बाईं से दाईं ओर आपतित होनी चाहिए। तो देखो u बराबर क्या है -f, और -f से o की जो दूरी है वही यहाँ तक तो क्या होगी f, और ये वाली यहाँ से ये वाली दूरी क्या होगी x1, तो u का मान कितना हो गया -f -x1, यानी यहाँ से माइनस अपन कॉमन ले ले तो f प्लस x1 दूरी हो गई, ठीक है। और v की जो दूरी है ध्यान से अपन देखें तो v बराबर क्या है वस्तु की दूरी, तो v ये है यहाँ तक, तो ये वाली दूरी तो क्या होगी भाई f, और यहाँ से ये वाली दूरी क्या है x2 है, तो दोनों माइनस में है तो -f -x2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो f प्लस x2। अब दर्पण का सूत्र अपन जानते हैं, दर्पण सूत्र से जाने तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये सारे मान इसमें रख दें तो क्या होगा भाई -f प्लस x1 और -f प्लस x2 और बराबर क्या हो गया भाई 1/f। ये सारे मान अपन ने पुट कर दिए, और ये जैसे ही सारे मान अपन पुट करेंगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला कैलकुलेट होके आएगा जिसको अपन को याद रखना है। और दर्पण अवतल है तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये भी क्या होगा -1/f हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, और जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x1 गुणा x2 बराबर क्या आ जाएगा f², और इससे अपन क्या कहते हैं दर्पण के लिए न्यूटन का सूत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण के लिए न्यूटन का सूत्र कहते हैं। पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि दर्पण के लिए ये सूत्र क्या है, x1 x2 बराबर f² है, और डायरेक्ट अपन को ये दे दे कि भाई फोकस से वस्तु की दूरी तो इतना सेंटीमीटर है, इमेज की डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर है, तो बताओ फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से अपन फोकस दूरी इसकी निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों दर्पण जो गोलीय दर्पण था अपन ने उनके बारे में पढ़ लिया, इमेज कैसे बनती है उनके बारे में पढ़ लिया, और परावर्तन के नियम अपन ने पढ़ लिए, यानी परावर्तन की घटना अपनी खत्म हो गई। अब कुछ न्यूमेरिकल इन दर्पणों पे मैं करवाता हूँ, आप लोगों को भी करने हैं, और कोई समस्या है तो मेरे को पूछनी है। जैसे ही अपने इन रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल या परावर्तन के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, अपन किसको स्टार्ट कर देंगे, अपवर्तन को स्टार्ट कर देंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है मैं उतार रहा हूँ। अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं दर्पण से रिलेटेड। बहुत यदि अपन को चिन्ह परिपाठी और अपन यदि समझ गए कि भाई चित्र कैसे बनेगा, उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बहुत आसान है अपने लिए। देखो एक अनसोल्व न्यूमेरिकल है, एक व्यक्ति के पास, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक सेविंग दर्पण है। क्या है
एक आदमी है जो सेविंग दर्पण से अपनी दाढ़ी सेव बना रहा है और उसके पास में 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक सेविंग दर्पण है। ज्ञात कीजिए कि दर्पण को ज्ञात कीजिए कि दर्पण को उसके चेहरे से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि दुगुना आवर्धन प्राप्त हो सके, क्वेश्चन है यह है दोस्तों। ध्यान से कि एक व्यक्ति के पास 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक सेविंग दर्पण है। तो सेविंग दर्पण है, बना दुगुना प्रतिबिंब बन रहा है, यानी बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। देखो आवर्धन डबल हो रहा है, दुगुना। इसका मतलब दर्पण कौन सा है? अवतल। क्योंकि अवतल दर्पण की ही जो लास्ट की पोजीशन है उसमें अपन ने कहा था कि जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो अपन को तो क्या कर रहा है? आवर्धन अगले ने दे रखा है कि भाई दुगुना बड़ा बन रहा है। तो यहां से अपन थोड़ी सी इमेज बना लें न्यूमेरिकल करने के लिए कि ये वही अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है और वस्तु को यहां रखेंगे तो यहां मतलब क्या बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जस्ट डबल बनेगा। ये अपन ने इमेज बना ली, इतनी सी बन गई। अब बात किसकी कर रहे हैं? अवतल दर्पण की। अगले ने क्या दे रखी है? फोकस दूरी दे रखी है। तो प्रकाश यदि इस पर आपतित होगा तो ऐसे ही प्रकाश आपतित होगा। तो सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, अपन को दे दिया f बराबर 0.2 मीटर। ठीक है, फोकस दूरी कैसी दे दी? अवतल दर्पण की वैसे भी अपन ने पढ़ी है कि माइनस होती है और वैसे भी अपन चिन्ह परिपाटी लगाए तो ये वाली दूरी विपरीत यानी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये माइनस का 0.2 मीटर ये हो गई, फोकस दूरी हो गई। बस अपन को इतनी चीज पता है। एक ये चीज पता है कि आवर्धन प्राप्त हो दुगुना, तो m बराबर क्या होगा? 2। और आदमी सेविंग है तो उसके चेहरे का सीधा प्रतिबिंब बनेगा भाई, उल्टा तो बनेगा नहीं कि चेहरा सिर तो नीचे की तरफ हो जाए, मुंह ऊपर की तरफ हो जाए। तो सीधा का सीधा बनेगा। तो आवर्धन क्या है? +2 है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब अपन जानते हैं कि सीधा एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, m बराबर क्या है भाई? f अपॉन f माइनस यू। यू निकालना है अपन को। तो अपन ने जब आवर्धन अपन ने कैलकुलेट किया तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया आप लोगों को कि यू अपन को निकालना है। तो यदि v निकालना है तब भी आवर्धन के रूप में फॉर्मूला है और ये निकालना है। सारे मान रख दो। तो देखो इसको मान रखो। तो देखो m बराबर तो 2 प्लस का f माइनस 0.2 बटे नीचे वाला f भी माइनस 0.2 और u क्या है? माइनस में होगा क्या u? भाई ये तो माइनस तो फॉर्मूले का है और माइनस u इधर ही रखेंगे, माइनस u माइनस का ही होगा। तो इंप्लाइज दैट 2 बराबर f माइनस यू ही रहेगा, f माइनस यू, सॉरी, क्योंकि ये तो फॉर्मूले वाला है। अपन ने इसको तो निकालना है अपन को, इसको तो अपन ने रखा ही नहीं है। तो माइनस ऊपर नीचे से लेके काट दो। तो माइनस भाई ऊपर से नीचे से काट दिया तो 0.2 और ये क्या हो गया? प्लस यू। वज्र गुणा करोगे तो 2 दूनी 0.4 प्लस इसके नीचे 1 मान लिया, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करेंगे दोस्तों। तो 0.4 प्लस 2u बराबर कितना हो गया? 0.2। पक्षांतरण करोगे तो इम्प्लाइज दैट 2u बराबर 0.2 माइनस 0.4, तो बच गया कितना? माइनस 0.2। तो u बराबर कितना हो गया? तो u बराबर हो गया, इम्प्लाइज दैट u बराबर हो गया माइनस 0.2 बटे 2। कितना हो गया? माइनस 0.2 बटे 2 और इसको अपन काटेंगे तो क्या हो गया? माइनस का 0.1 मीटर। और यदि उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो u बराबर कितना आ गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु को अपन कहाँ रखेंगे भाई? यहाँ रखेंगे। 0.2 मीटर की तो फोकस दूरी है, तो ये तो हो गई 0.2 मीटर। तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब को सीधा ही बनाना है, चेहरे का प्रतिबिंब, तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो 0.2 से कम ही आना है।
वैसे ऐसे क्वेश्चन अपन डायरेक्ट ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका ऑप्शन आ जाए 0.2 मीटर आ जाए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 आ जाए 0.3 मीटर, ऑप्शन 3 आ जाए 0.4 मीटर और ऑप्शन चौथा आ जाए 0.1 मीटर। तो यदि अपने कंसेप्ट यदि क्लियर है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0.2 मीटर फोकस दूरी का तो क्या है भाई, दर्पण है, ठीक है ना। प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो अवतल दर्पण हो गया। तो अब जो वस्तु अपन रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, 0.2 मीटर से पास में रखेंगे। तो जो दूरी आएगी वो 0.2 मीटर से कम आनी है। तो ये देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वही नहीं रखा जा सकता, ये नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। ऐसे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि लिखने के हिसाब से आए तो अपन इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, जोरदार क्वेश्चन है। ध्यान से इसको देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में उसकी इमेज बनानी है, डायग्राम चित्र बनाना है। चित्र से अपन को बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या पूछ रहा है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है भाई, f है। इसके ध्रुव से f/2 कितनी दूरी पर, f/2 दूरी पर, f/2 दूरी पर इसके सामने, दूरी पर इसके सामने, दूरी पर इसके सामने एक वास्तविक बिंब, एक वास्तविक बिंब रखा है। प्रतिबिंब नहीं है, बिंब रखा है। कंफ्यूज मत हो जाना कि उत्तल दर्पण से वास्तविक तो बनता ही नहीं है, बिंब है भाई, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति अपन को अगले ने पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति कोमा आवर्धन वह प्रकृति ज्ञात कीजिए, वह प्रकृति ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, दोस्तों दर्पण कौन सा है, उत्तल है, ठीक है भाई। उत्तल है तो उत्तल दर्पण का चित्र बनाए अपन, मैंने आपको कहा था। बस एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायग्राम है वो दिमाग में अपने आप बनने लग जाएंगे कि भाई किस हिसाब से है वस्तु। ये इसका क्या हो गया भाई, C हो गया, ये इसकी फोकस हो गया। ये अपन को अगले ने दे रखी है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, F दे रखी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है भाई, F दे रखी है अगले ने, ठीक है। इसके ध्रुव से f/2 दूरी पर इसके सामने एक वास्तविक बिंब रखा गया है। अब वो वाला क्षेत्र तो क्या है, आभासी क्षेत्र है, बिंब इधर रखेंगे क्योंकि दर्पण बात कर रहे हैं। तो f/2, तो यहाँ एक वस्तु अपन ने रख दी और यहाँ से ये P है, ये दूरी कितनी हो गई भाई, f/2। यानी अपन को u दे दिया, क्या दे दिया अपन को, u दे दिया। और इस पर प्रकाश की किरण आपतित होंगी तो इधर से आपतित होंगी क्योंकि परावर्तक पृष्ठ इधर ही है। तो चित्र से वह चिन्ह परिपाठी से, अब देखो चिन्ह परिपाठी लगानी है, इंपॉर्टेंट है। u वस्तु की दूरी दे दी तो u बराबर आपको दे दी -f/2। अब कोई कहे माइनस क्यों लगाया, भाई ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पर यदि प्रकाश की किरण को आपतित किया जाएगा तो किधर से आपतित होंगी, इधर से आपतित होंगी, ऐसे इधर से, इस डायरेक्शन से। और ये जो दूरी मैं मेजर कर रहा हूँ वो पोल से मेजर कर रहा हूँ, और पोल से मेजर करूंगा तो इधर चलूंगा, यानी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मेरे को चलना पड़ रहा है। और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मेरे को चलना पड़ रहा है तो दोस्तों ये क्या हो गई, टेकन एज नेगेटिव, इसको अपन क्या लेते हैं, ऋणात्मक। और यहां से f तो इसी डायरेक्शन में चल रहा हूं तो f बराबर क्या हो गया, फोकस दूरी f बराबर क्या हो गया भाई, +f हो गया। फोकस दूरी अगले ने f ही दे रखी है तो +f हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है,
आवर्धन निकालना है और प्रकृति निकालनी है, यानी v निकालना है अपन को। क्या निकालना है? v निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से चिन्ह परिपाटी सहित लिखें तो 1/v तो निकालना है, तो 1/v तो ऐसा कैसा, u की जगह क्या रखेंगे माइनस, माइनस ये प्लस है और ये दोस्तों क्या हो गया f/2। ठीक है, बटे में बटा है और ये क्या हो गया 1/f। यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 1/v माइनस 2 क्या हो जाएगा f बराबर 1/f। पक्षांतरण करेंगे तो इंप्लाइज दैट 1/v बराबर 1/f प्लस क्या हो जाएगा 2/f। एलसीएम लेंगे, f आ गया ऊपर 1 + 2 = 3 हो गया 1/v। तो v बराबर अपन निकालें तो कितना हो गया f/3। v कैसा आया भैया? धनात्मक आया। धनात्मक आया, इसका मतलब इमेज किधर बनेगी? इधर बनेगी, इधर एकदम पास में बन जाएगी f/3। यानी ये जो फोकस दूरी है इसके तीसरे हिस्से में इमेज बन जाएगी। प्लस का है तो प्लस का इधर बन जाएगा, तो सीधी की सीधी बनेगी। ठीक है, अब वस्तु भी सीधी है, इमेज भी सीधी है, तो मैग्निफिकेशन अगले ने पूछा है, तो m बराबर अपन जानते हैं धनात्मक है तो v/u या -v/u। ठीक है, तो क्या हो गया, m का मान पॉजिटिव आना है, सीधा सीधा मान रखेंगे अपन, या आप कह दो कि नहीं तो m बराबर अपन फॉर्मूला जानते हैं -v/u बराबर माइनस v का मान क्या है भाई प्लस का f/3 और u क्या है माइनस का f/2। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और f से f कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो गया लगभग 0.666। तो प्रतिबिंब क्या हो गया आभासी बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? वह वस्तु से कितना बन जाएगा? छोटा बन जाएगा। वस्तु से कितना बन जाएगा? छोटा बन जाएगा। इस हिसाब से अपन को ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि भाई एफ या एफ दे रखे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अपन कंफ्यूज नहीं हुए, अच्छे से अपन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं केवल आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूं कि भाई क्वेश्चनों को अपन को कैसे लगाना है। बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने आपको ही है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर है। बिंब को कहां रखना चाहिए? बिंब को कहां रखना चाहिए? बिंब को कहां रखना चाहिए कि प्रतिबिंब वास्तविक 3 गुना आवर्धित, वास्तविक 3 गुना आवर्धित व उल्टा बने। क्या बने? उल्टा बने। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। बिंब को कहां रखना चाहिए कि प्रतिबिंब क्या बने? 3 गुना आवर्धित बने। फोकस दूरी अवतल दर्पण की बात कर रही है तो अब दिमाग इमेज बन गई होगी कि कैसे भाई। ये लो अवतल दर्पण, फोकस दूरी अगले ने दे रखी है f है, तो f बराबर सीधी सी बात है f बराबर -30 सेंटीमीटर दे रखा है अगले ने। ठीक है, और 3 गुना आवर्धित व उल्टा प्रतिबिंब बनना है अपन को, तो f अपन जानते हैं, f की वैल्यू अपन को दे रखी है और m में f में रिलेशन अपन जानते हैं, चूंकि m बराबर क्या हो गया f बटे फॉर्मूला अपन जानते हैं f माइनस u। भाई u कहाँ रखें? बिंब को कहाँ रखें? तो u की स्थिति निकालनी है अपन को, u अपन कहाँ रखें? तो फॉर्मूला अपन जानते हैं m बराबर f/f माइनस u। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, वही फॉर्मूला है यहाँ पर।
वास्तविक बने, 3 गुना बने और उल्टा बने। उल्टा बने तो m बराबर क्या हो गया भाई, -3। चिन्ह कन्वेंशन से, साइन कन्वेंशन से प्रकाश यहाँ से आपतित होगा तो फोकस दूरी इसकी विपरीत दिशा में मेजर करें तो f बराबर कितना लिख दिया, -30 सेंटीमीटर। ये लिख दो तो यहाँ से -3 बराबर -30 बटे -30 माइनस क्या हो गया, u हो गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट -3 बराबर यहाँ से माइनस नीचे से कॉमन लेके काट दो तो कितना हो गया बच्चों, 30 बटे 30 प्लस u। -3 बराबर क्या हो गया, 30 बटे 30 प्लस u। इसको अपन वज्र गुणा कर लें वापस तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, -90, 30 या 90 और माइनस का 3u बराबर कितना हो गया भाई, 30। अब इसको 90 को तो इधर ले जाओ तो कितना हो गया, माइनस का 3u बराबर कितना हो गया, 120। इम्प्लाइज दैट u बराबर क्या हो गया, 120 बटे 3 माइनस का, इम्प्लाइज दैट u बराबर कितना हो गया, माइनस का 40 और सेंटीमीटर अपने पास में आ गया। यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे अपन, इधर रखेंगे, कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे अपन। तो यहाँ से अपना ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का अपने पास में आंसर आ गया। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक क्वेश्चन में और आपको, वो एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको और चाहता हूँ कि वो हो जाए। और उसमें 2 स्थितियाँ बनेंगी, देखो कैसे कैसे। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले ले। हाँ, एक क्वेश्चन और दोस्तों, वो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, करना आपको ही है। केवल मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और करना आपको ही है। क्या क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्वेश्चन नंबर 4, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। दर्पण है अवतल, ध्यान देना, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण अपने दिमाग में आ गया कि भाई अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं, दोनों बनते हैं। क्या पूछा है, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करो ताकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा बने। ताकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से, ताकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा बने। कितना गुना बड़ा बने, 3 गुना बड़ा बने। ये ध्यान में अपन को रखना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करो ताकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा बने। अब दर्पण के सामने है वस्तु, तो दर्पण के सामने है तो ये वास्तविक है और वास्तविक के लिए आवर्धित प्रतिबिंब को अवतल दर्पण द्वारा उल्टा या अपन सीधा कर सकते हैं। भाई प्रतिबिंब आकार से 3 गुना बड़ा बन रहा है। अगले ने अपन को ये नहीं कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब वो सीधा बने, उल्टा बने, कैसे बने। केवल एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है ताकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा बने। अब अवतल दर्पण में, यह अवतल दर्पण है तो इसमें 2 पोजीशन हो सकती है। यदि वस्तु यहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, उल्टा बन जाए तो भी 3 गुना बड़ा बन सकता है। और यहाँ पोल के पास में अपन वस्तु रख देंगे तो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी क्या बन सकता है, 3 गुना बड़ा बन सकता है। यानी अवतल दर्पण से तो अपन दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यहाँ पहली स्थिति क्या है, ए, जब प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने प्रतिबिंब। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपन लिखें, m बराबर क्या हो जाए, f/f माइनस u। प्रतिबिंब दे रखा है 3 गुना बड़ा, तो उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -3, क्योंकि उल्टा बनेगा। और f बराबर अवतल दर्पण के लिए माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से -3 इक्वल्स टू -30
बटे -30 और माइनस क्या होगा u। अभी अपन ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। u बराबर कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। u बराबर कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर आ गया। वस्तु के सामने कहाँ, कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर के सामने इसको अपन रख रहे हैं। ठीक है, और जब कैसा बने, b सीधा बने, सीधा बने तो क्या अंतर आएगा, m बराबर क्या आ गया दोस्तों, +3। बस m में ही तो डिफरेंस आया, +3 आ गया। तो यहां से f बराबर तो -30 सेंटीमीटर ही होगा। f बराबर तो कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से यही सूत्र m बराबर f/f - u इंप्लाइज दैट 3 इक्वल्स टू -30 बटे -30 प्लस u, सॉरी -30 - u। ठीक है, माइनस ऊपर कट गया, कॉमन लेके अपन काटेंगे तो माइनस तो क्या हो गया, कट गया। कटने से क्या हो गया भाई, 3 बराबर 30 बटा 30 प्लस u। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 30 × 90 प्लस का 3u बराबर कितना हो गया, 30। यहाँ इसके नीचे 1 मान लेंगे, 90 उधर जाएगा तो 3u बराबर कितना बच गया भाई, -60। तो u बराबर कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। u बराबर दोस्तों कितना आ गया, u बराबर -20 सेंटीमीटर। यदि सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, u बराबर -20 सेंटीमीटर पर, और यदि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो u बराबर -40 सेंटीमीटर पर। मान लो परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाए और एबेसद में एक पोजीशन, दो चीजें दे दे अपन को, तो अपन क्या सोचेंगे कि दो उत्तर थोड़ी हो सकते हैं, जबकि इसके तो उत्तर क्या हो सकते हैं, दो उत्तर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में दो बातें निकलकर आ रही हैं। इस हिसाब से दोस्तों परावर्तन और परावर्तन के नियम, दर्पण सूत्र, दर्पण से इमेज कैसे बनाते हैं अपन, गोलीय दर्पणों से इमेज अपन कैसे बना रहे हैं, ये सारी बातें अपनी खत्म होगी। और अब अपनी नेक्स्ट जो प्रकाशीय घटना है वो क्या है दोस्तों, अपवर्तन है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन में माध्यम क्या होगा, परिवर्तित होगा। एक माध्यम से प्रकाशीय किरण दूसरे माध्यम में जाएगी। तो अपवर्तन को अपन आज स्टार्ट करता हूं मैं। प्रकाश की जो दूसरी घटना है, पहली घटना तो अपन ने प्रकाश की पढ़ ली है। प्रकाश का अपवर्तन, स्टार्टिंग करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन। जब सीधी सी परिभाषा है कि परावर्तन में तो क्या था, माध्यम में एक अकेला ही था, दर्पण से टकराई ही प्रकाशीय किरणें और वापस उसी माध्यम में लौट के आई गई थी। इसमें क्या होगा कि जब अपन परिभाषा लिखते हैं कि जब प्रकाश किरण या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है या भटक जाती है। अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, माध्यम का मतलब क्या है, जैसे हवा हर पानी से जा रही है, हवा से पानी या पानी से हवा में जा रही है, तो माध्यम क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से, ठीक है। यानी प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना, जब माध्यम क्या हो रहे हो, परिवर्तित हो रहे हो, तो अपन उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कैसे दोस्तों, देखो कि अपन ने कोई ये एक सतह AB सतह ले ली, जो एक माध्यम को, ये माध्यम एक है, ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम क्या है, सेकंड है। कोई भी माध्यम हो सकता है। अपन ने इसको कर दिया कि ये माध्यम अलग अलग है, ये
एम हो सकता है मिरर के हिसाब से लें तो एम एम डैश, या ए बी ले लो तो ए बी ले लो, कोई बात नहीं है। ये माध्यम है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और μ2। ये जो अपवर्तनांक है वो डिसाइड करता है कि माध्यम कौन सा विरल है और कौन सा सघन है। अपन बात करेंगे आगे इनकी। और ये इस पे मैंने क्या डाल दिया, एक अभिलंब डाल दिया, ये अभिलंब हो गया। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये ठीक है। और कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित हो गई, ये लो आपतित हो गई, ठीक है। तो अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपन इसको कर देते हैं कि भाई ये इधर चलेगी, जबकि इसकी ओरिजिनल यदि माध्यम नहीं होता तो ये ओरिजिनल किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, लेकिन ये अपने मूल मार्ग से, मूल मार्ग तो इसका ये है, और इससे ये विचलित होकर कहाँ चलेगी दोस्तों, इधर चलेगी। तो ये वाला जो कोण है अभिलंब का, ये क्या है, अभिलंब, क्या है दोस्तों, अभिलंब। ये जो किरण है वो कौन सी किरण है, आपतित किरण। कौन सी किरण है, प्रकाश की आपतित किरण। और ये जो किरण है वो क्या है, अपवर्तित। कौन सी किरण है भाई, अपवर्तित किरण, ठीक है। एम एम डैश क्या है इसमें, एम एम डैश पृथककारी पृष्ठ या अंतरा पृष्ठ बोल सकते हैं इसको। एम एम डैश पृथककारी पृष्ठ, या इसको अपन बोल सकते हैं अंतरा पृष्ठ, जहां पर एक माध्यम दूसरे माध्यम से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसको अपन को बोलेंगे पृथककारी पृष्ठ। तो प्रकाश किरण का इस माध्यम से इस माध्यम में जैसे ही वो प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। इस अपवर्तन के नियम दोस्तों देखो, पहला नियम क्या है, पहला नियम तो वही है भाई, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा, आपतित किरण होगी, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं, हमेशा, तीनों हमेशा, हमेशा और जोड़ दो इसमें, हमेशा एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, और इसे अपन स्नेल का नियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसको स्नेल का नियम भी बोला जाता है। क्या है कि अपवर्तनांक और माध्यम में, अपवर्तनांक और माध्यम में एक बिंदु पर आपतन कोण की ज्या का मतलब है साइन थीटा, आपतन कोण की ज्या का गुणनफल क्या रहता है, नियत। क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब क्या हो गया कि देखो ये माध्यम है, इसका अपवर्तनांक अपन ने माना है μ1, और इसका ये कोण क्या I, ये कोण क्या है भाई R। और तो यहां अपन क्या कह सकते हैं, μ1 गुणा साइन I, अपवर्तनांक μ1 और माध्यम में एक बिंदु पर आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण है I, और इसकी ज्या क्या हो गया, साइन I। इसका मान क्या रहता है दोस्तों, नियत रहता है। ऐसे ही दूसरे माध्यम की बात करें अपन तो μ2, और दूसरे कोण का है R, तो इसकी ज्या क्या होगी, साइन R। और जो माध्यम, अब देखो प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रही थी, इसमें जाके क्या होगी, झुक गई किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गई। इसका मतलब ये जो माध्यम है ऊपर वाला तो विरल है और दूसरे वाला क्या, सघन है। तो अपन को μ2 निकालना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। कई बार दोस्तों इसको अपवर्तनांक को n1 मान लेते हैं, इधर n2 मान लेते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना अपन को। यहाँ n1 साइन I बराबर n2 साइन R हो सकता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर μ2 अपॉन μ1 है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, μ21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, μ21, ठीक है।
और अपन आगे पढ़ेंगे ये क्या होगा, V1 या C1/C2 अपवर्तनांक है, वो दो माध्यम में प्रकाश के वेगों का अनुपात है और ये किसके बराबर हो सकता है, λ1/λ2 के बराबर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया और इसको अपन क्या कहते हैं, वेल नॉन स्नेल का नियम। यहां से ये C1/C2 ये अपवर्तनांक की परिभाषा है कि अपवर्तनांक है दो माध्यमों में उनके अलग अलग वेग के अनुपात के बराबर होता है और ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है λ है, λ1/λ2 है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका तीसरा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम क्या हो गया अपवर्तनांक का, यहां लिख रहा हूं दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या है, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं होता, आवर्ती नहीं बदलती है, यानी अपवर्तित प्रकाश की आवर्ती नहीं बदलती है। तीसरा नियम क्या हो गया, अपवर्तित प्रकाश की आवर्ती, ये तीसरा नियम है, आवर्ती नहीं बदलती है, अपवर्तित प्रकाश की आवर्ती नहीं बदलती है, जबकि क्या क्या बदल जाता है, जबकि चाल रंग व लेमड़ा तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। जबकि रिफ्लेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि आवर्ती भी नहीं बदलती, चाल भी नहीं बदलती, तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलती थी, जबकि अपवर्तन में प्रकाश की है वो क्या बदल जाती है, चाल बदल जाती है, रंग बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य दोस्तों बदल जाती है। केवल और केवल एक पैरामीटर है जो नहीं बदलता है, वो क्या पैरामीटर है, आवर्ती। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, चाहे वो विरल से सघन में जाए, चाहे सघन से वो विरल में जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो अविलंब से झुक भी सकती है, अविलंब से दूर भी चली जा सकती है, तो ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। अपवर्तन के नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं हमेशा। दूसरा क्या है, अपवर्तनांक और माध्यम में एक बिंदु पर आपतन कोण की ज्या का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है, या इसको अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि sin i/sin r बराबर μ2 यहाँ μ2 क्या है, दूसरे माध्यम का, μ2 क्या है भाई, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, μ1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और μ21 इस μ21 को अपन क्या कह सकते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष है, इसका मतलब पहले माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। C1 क्या है, पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण आ रही है उसका वेग है। C2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग है। λ1 तरंग दैर्घ्य आपतित प्रकाश और λ2 क्या है भाई, ये भी तरंग दैर्घ्य है, दूसरे माध्यम में, ये प्रथम माध्यम में है, ये दूसरे माध्यम में, ये अपन को याद रखना है। इस हिसाब से दोस्तों अपन को रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं और अपवर्तन जो अपना टॉपिक है उसको मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, वो अपन अब आगे इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।